Renegade Immortal, Chapter 551. Hello, welcome back to my channel Books with AR. एंशिएंट डीमन सिटी में मेरे अलावा दो और कल्टिवेटर्स हैं। उन दोनों में से एक सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर है, इसीलिए वो ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। सिर्फ ये वैंगलिन, जो डीमन जनरल के 7वें मुक्के तक बर्दाश्त कर सकता है, काफ़ी ताकतवर होना चाहिए। सिर्फ उसकी शख्सियत सर्द है, इसीलिए बिना किसी इनाम के मुझे डर है कि उससे मदद लेना बहुत मुश्किल होगा। याओ शीशुए ने कुछ देर सोचा और फिर अपना हाथ अपने सामने हिलाया। एक सफ़ेद रोशनी ने उसके जिस्म को ढांप लिया और वो जल्द ही एक सफ़ेद लिबास के पीछे छुप गई। वक्त गुजरता गया। वैंगलिन ब्लैक आर्मर कैंप के अंदर कल्टिवेशन करता रहा। 500 से ज़्यादा डीमन सोल्जर्स और रेजिमेंट लीडर सन की डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को जज्ब करने के बाद उसके जिस्म में मौजूद डीमन क्रिस्टल 1000 रैंक से आगे निकल गया जब उसने आखिरकार उन सब को फ्यूज़ कर लिया। 1000 प्लस रैंक डीमन क्रिस्टल के साथ डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को जज्ब करना पहले से कई गुना तेज था। वैंगलिन को मिलिट्री कैंप के किसी भी मामले की परवाह नहीं थी। उसने अपना सारा वक्त डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को जज्ब करने में सर्व किया ताकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज में दाखिल होने की तैयारी कर सके। इस दिन वैंगलिन कल्टिवेशन कर रहा था जब उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदला। साथी कल्टिवेटर वैंग, आज आधी रात को आर्मी कैंप से 1000 किलोमीटर दूर कदीम पहाड़ पर मुझसे मिलना। याओ शीशुए। याओ शीशुए की आवाज़ वैंगलिन की ओरिजिन सूल के अंदर धुंधले धुएं के बादल की तरह गूंजी। वैंगलिन ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और कल्टिवेशन जारी रखी। आधी रात को आर्मी कैंप से 1000 किलोमीटर दूर कदीम पहाड़ पर याओ शीशुए सफ़ेद लिबास में पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी और खामोशी से इंतजार कर रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और यहाँ तक कि सूरज उफ़क़ पर आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होने लगा। वैंगलिन अभी तक नमूदार नहीं हुआ था। याओ शीशुए का एक्सप्रेशन सर्द था जब उसने एक सर्द स्नॉट किया, फिर उसका जिस्म सफ़ेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया और सीधा वैंगलिन के आर्मी कैंप की तरफ बढ़ी। वो जल्द ही आर्मी कैंप के बाहर पहुंची और सीधा अंदर टेलीपोर्ट हो गई। कैंप के गिर्द मौजूद फॉर्मेशन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार वो भी कमांडर्स में से एक थी। आर्मी कैंप में बहुत से डीमन सोल्जर्स अपने रेजिमेंट लीडर्स की कमान में फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। याओ शीशुए की आमद ने तमाम डीमन सोल्जर्स की तवज्जो खींच ली। वो इंतहाई तेजी से हरकत कर रही थी और सीधा उस पगोड़ा की तरफ उड़ी जहां वैंगलिन था। पगोड़ा के बाहर 13 ने अचानक अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया और उसने सर्द महरी से याओ शीशुए को इस तरफ उड़ते हुए देखा। 13 चिल्लाया, आने वाले, रुको। याओ शीशुए का एक्सप्रेशन बर्फ की तरह सर्द था। उसने एक सर्द स्नॉट किया और धीमे होने के बजाय वो और भी तेजी से पगोड़ा की तरफ उड़ी। इस लम्हे बाहर मौजूद स्क्वाड लीडर्स ने पगोड़ा की तरफ बढ़ने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उनके पीछे डीमन सोल्जर्स ने अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ दी और तेजी से पीछा किया। याओ शीशुए को करीब आते देखकर 13 ने एक दहाड़ मारी जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक मुक्का मारा। याओ शीशुए ने 13 की तरफ देखा तक नहीं जब उसने हवा में इशारा किया। खूनी रंग की रोशनी की एक लकीर निकली और 13 को घेर लिया, जिससे ऐसा लगा जैसे उसने खूनी लिबादा पहना हो। 13 का पूरा जिस्म मुजस्सिमे की तरह अपनी जगह पर जम गया। जैसे ही याओ शीशुए पगोड़ा में कदम रखने वाली थी, 9000 डीमन सोल्जर्स वहां पहुंच गए। रेजिमेंट लीडर्स में से एक ने तेजी से चिल्लाया, कमांडर याओ, रुको। याओ शीशुए का चेहरा किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था जब उसने अपना येट जैसा हाथ अपने पीछे हिलाया और खूनी रंग की एक लकीर नमूदार हुई। आसपास के 1000 फीट फौरन इस खूनी रंग की रोशनी से घिर गए और आने वाले डीमन सोल्जर्स बाहर रुक गए। मुझे तुम्हारे कमांडर वैंग के साथ जाती काम है, इसीलिए हमें परेशान मत करो। ये कहने के बाद याओ शीशुए पगोड़ा में दाखिल हो गई। जिस लम्हे वो एटिक में दाखिल हुई, हवा का हल्का झोंका चला। जब हवा उस पर पड़ी तो उसका एक्सप्रेशन फौरन बदल गया। उसके पूरे जिस्म ने अचानक खूनी रंग की रोशनी छोड़ी, जो सिर्फ तब गायब हुई जब हवा गुजरी। 13 का जिस्म भी हवा से टकराया और वो फौरन लर्जा और अपनी हरकत करने की सलाहियत वापस हासिल कर ली। अपने कानों में वैंगलिन के अल्फाज सुनने के बाद 13 ने याओ शीशुए की तरफ देखा भी नहीं और खामोशी से वापस बैठ गया। साथी कल्टिवेटर वैंग का मिजाज वाकई खराब है। वैंगलिन की आवाज़ आहिस्ता से पगोड़ा से बाहर आई। उसकी आवाज़ में खुशी या गुस्से का कोई इशारा नहीं था। याओ शीशुए के चेहरे पर सर्दी अभी भी थी जब उसने स्नॉट किया और कहा, मेरा गुस्सा साथी कल्टिवेटर वैंग के गुरूर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके साथ वो 3 कदम आगे बढ़ी, दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई।
पगोड़ा के अंदर की खिड़कियां मुकम्मल तौर पर बंद थीं, इसीलिए कोई रोशनी दाखिल नहीं हो सकती थी। जिस लम्हे दरवाजा खुला, सूरज की एक तेज किरण पगोड़ा में दाखिल हुई। वैंगलिन अंधेरे में लोटस पोजीशन में बैठा था, उसका एक्सप्रेशन इसमें छिपा हुआ था। वैंगलिन की आवाज़ बहुत सर्द थी। चूंकि तुम इस जगह दाखिल हुई हो, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे मुतासिर करे, तो मुझे नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम मत देना। वो अपनी कल्टीवेशन के अहम मरहले तक पहुंच चुका था और अपने जिस्म में मौजूद डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करने के लिए कई महीनों तक बंद दरवाज़ा कल्टीवेशन में जाने का इरादा रखता था, ताकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक पहुंच सके। अब जबकि उसे रोका गया, तो वो कुदरती तौर पर उसे कोई अहमियत नहीं देगा। याओ शीशुए ने सर्दी से कहा, जब मैंने तुम्हें कदीम पहाड़ पर मिलने के लिए कहा था, तुम क्यों नहीं आए? क्यों जाता? वैंगलिन ने तेवरी चढ़ाई। वो लड़की से पहले सिर्फ 2 बार मिला था, इस बार को मिलाकर ये सिर्फ तीसरी बार थी। याओ शीशुए चौंक गई। वो पहले गुस्से से भरी हुई थी, इसलिए वो सीधा यहाँ आई। अब जब वैंग लिन ने उस सवाल के साथ जवाब दिया, तो वो नहीं जानती थी कि क्या कहे। कुछ देर सोचने के बाद याओ शीशुए झुकी और कहा, इस मामले में मैं जल्दबाजी कर गई थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि साथी कल्टीवेटर वैंग बुरा नहीं मानेंगे। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे साथी कल्टीवेटर वैंग की किसी चीज़ में मदद चाहिए। वो क्या है? वैंग लिन के अल्फाज मुख्तसर थे। वो उसके साथ ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी उसके जिस्म में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करने का अहम लम्हा था। याओ शीशुए ने अपने पीछे इशारा किया और दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। फिर खूनी रंग की रोशनी ने पूरे पगोड़ा को घेर लिया। ये मामला इंतहाई खुफिया है, इसलिए मुझे मोहतात रहना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि साथी कल्टीवेटर वैंग बुरा नहीं मानेंगे। अभी याओ शीशुए को मदद मांगनी थी, इसलिए उसे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। वैंग लिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, कोई मसला नहीं। याओ शीशुए ने कुछ देर सोचा और कहा, एक रिस्ट्रिक्शन है जिसे मैं अकेले नहीं तोड़ सकती। अगर साथी कल्टीवेटर वैंग मेरी मदद करें, तो रिस्ट्रिक्शन टूटने के बाद मैं यकीनन तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगी। वैंग लिन ने कुछ देर सोचा और आहिस्ता से कहा, अभी मुझे अहम मामलात से निपटना है, इसलिए मैं रिस्ट्रिक्शन तोड़ने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथी कल्टीवेटर याओ मुझे माफ़ करेंगी। इस हकीकत को भूल जाओ कि उसके पास वाकई अभी वक्त नहीं था। अगर उसके पास वक्त होता भी, तो वो इतनी आसानी से राजी ना होता। आखिरकार उसका इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, और अगर वो अपनी कल्टीवेशन के साथ भी उसे नहीं तोड़ सकती थी, तो वैंग लिन को यकीन नहीं था कि वो ज्यादा मदद कर सकता है। इसके अलावा सबसे अहम बात ये थी कि उसकी बातें बहुत मुबहम थीं और वाज़ेह तौर पर बहुत कुछ छुपा रही थीं। नतीजतन वैंग लिन उसकी मदद नहीं करेगा, और उसके पास उसकी मदद करने की कोई वजह नहीं थी। जब याओ शीशुए ने वैंग लिन से मदद मांगने का फैसला किया, तो वो पहले ही जानती थी कि वो इतनी आसानी से राजी नहीं होगा, इसलिए उसने हार नहीं मानी और कहा, साथी कल्टीवेटर वैंग की कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है। अगर तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन की लेट स्टेज तक पहुंचना चाहते हो, तो सेलेस्टियल जेड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और अगर तुम असेंडेंट स्टेज में कदम रखना चाहते हो, तो सेलेस्टियल जेड्स की जो मिकदार तुम्हें चाहिए होगी, वो तसव्वुर से बाहर है। ये सिर्फ तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए है। यहाँ 500 साल गुजारने के लिए तुम्हारे पास बाकायदगी से इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी सेलेस्टियल जेड्स तैयार होनी चाहिए। नतीजतन मेरा मानना है कि सेलेस्टियल जेड इस वक्त साथी कल्टीवेटर वैंग के लिए सबसे अहम चीज़ है। मुझे नहीं मालूम कि साथी कल्टीवेटर वैंग के पास काफ़ी है या नहीं। अगर नहीं, तो मैं फराहम कर सकती हूँ। वैंग लिन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अंधेरे कमरे में 2 आंखें चांद की तरह रोशन उसे देख रही थीं। उसने याओ शीशुए को देखा और पूछा, तुम कितनी फराहम कर सकती हो? याओ शीशुए ने मुस्कुराहट दिखाई। वो वैंग लिन के बहुत बड़ी कीमत मांगने से नहीं डरती थी, लेकिन वैंग लिन को पहले बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। अब जबकि वैंग लिन ने पूछा था, तो वो पुरएतमाद थी कि वो उसे मुतमईन कर सकती है। याओ शीशुए ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं साथी कल्टीवेटर को असेंडेंट के अर्ली स्टेज तक पहुंचाने के लिए काफ़ी फराहम कर सकती हूँ। जहाँ तक बाकी का ताल्लुक है, मैं वापसी पर तुम्हें फ़ौरन दे दूंगी। वैंग लिन ने कुछ देर सोचा और आहिस्ता से कहा, रिस्ट्रिक्शन किस किस्म का है? मैं रिस्ट्रिक्शन का नाम नहीं जानती, लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है, तो ये घूमने वाला व्हील रिस्ट्रिक्शन बन जाता है, जिसमें कुल 18 रिस्ट्रिक्शन सील होती है। मैं सिर्फ 11वीं तक तोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारी मदद से मैं सबको तोड़ सकती हूँ। जो याओ शीशुए ने कहा वो ज्यादातर सच था, लेकिन एक बहुत अहम चीज थी जो उसने नहीं बताई थी। इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना जिंदगी और मौत का मामला था। अगर तुम तोड़ते हो तो तुम जिंदा रहते हो, लेकिन अगर तुम नाकाम होते हो तो तुम मर जाते हो। वो 4 बार नाकाम हुई थी,
जिसका मतलब था कि वो 4 बार मर चुकी थी और 4 इंतहाई कीमती ब्लड सोल पिल्स इस्तेमाल कर चुकी थी, जो उसके बाप ने अपनी जान खतरे में डालकर हासिल की थीं। इन पिल्स में से सिर्फ 13 थीं और उनमें से अक्सरियत उसके पास थी। वैंग लिन ने कुछ देर सोचा और फिर उसकी आंखें तंग हो गईं और उसने पूछा, ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ वाक़ है? याओ सीशवे ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तब तक मजीद नहीं बता सकती जब तक साथी कल्टीवेटर वैंग राजी ना हो जाएं। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि उस जगह दाखिल होने के लिए एक खास खजाने की ज़रूरत है और अब तक मेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए जो दाखिल हो सके। अगरचे उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया, लेकिन सेलेस्टियल जेड्स इस वक्त मेरे लिए इंतहाई अहम है। अगर मेरे पास काफ़ी सेलेस्टियल जेड्स हों तो मैं थोड़ी मुद्दत में सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक पहुंच सकता हूं। हालांकि असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने के लिए मुझे आसमानों के बारे में मजीद समझने की ज़रूरत होगी, लेकिन सेलेस्टियल जेड्स के साथ मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। ताहम मैं उसे आसानी से वादा नहीं कर सकता, मुझे देखना होगा कि उसकी आखिरी हद क्या है। वैंग लिन ने कुछ देर सोचा और अपना सर हिलाया। मुझे इस पर गौर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं साथी कल्टीवेटर को आज से 4 महीने बाद जवाब दूंगा।